लेकिन अनुराग जी, एक अहम सवाल और उठता है, और कहते हैं ना कि जो दिक्कतें हैं उसे चर्चा करना जरूरी है, सरकार तक पहुंचाना भी जरूरी है। राजस्थान में अधिकतम बीएआर लागू क्यों नहीं हुआ है या क्यों नहीं होता है? देखिए, बीएआर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे विश्व के अंदर ही है और हर शहर की अपनी परिस्थिति के अनुसार वहाँ का बीएआर होता है। बीएआर से डेंसिटी कंट्रोल होती है और जयपुर के अंदर भी पुराने बायलॉज के अंदर बीएआर, हमारा जो एफएआर के नाम से हम जानते थे जिसे, वो एक रेगुलेटेड एफएआर हुआ था। अब उसके बाद के अंदर एक कंसेप्ट आया कि साहब हम बेटरमेंट लेवी अगर जमा करा देते हैं तो बेटरमेंट लेवी जमा कराने के बाद के अंदर एफएआर को हम बढ़ा सकते हैं। उसका शायद सरकार का मकसद ये था कि जितने भी आउटर एरियाज हैं, जयपुर जहां बढ़ रहा है, जयपुर जहां आगे जा रहा है, वहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है दोनों को हम बढ़ावा देवें। तो हमने डेवलपर्स ने आगे बढ़ के कहा कि ठीक है, हम बेटरमेंट लेवी देंगे, आप शहर का विकास कीजिए, क्योंकि अगर शहर का विकास होगा, अगर शहर आगे जाएगा तो हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं पिछले लगभग 15 साल से 16 साल से कि हमारे डेवलपर्स ने, क्रेडाई के डेवलपर्स ने लगभग हजारों करोड़ रुपए बेटरमेंट लेवी के मद के अंदर विभिन्न स्थानीय निकायों को पूरे राजस्थान में जमा करा दिया। और मैं ये बात को रेखांकित कर रहा हूं, हजारों करोड़ रुपए, और उस बात का कहीं डेवलपर्स को कोई क्रेडिट नहीं है कि वो बेटरमेंट लेवी वो जमा करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। जब भी कभी बात आती है तो एक बात निकल के आती है कि डेवलपर्स की वजह से शहर की डेंसिटी बढ़ रही है, डेवलपर्स की वजह से शहर का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है। मैं एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सो कॉल्ड बिल्डर्स जो कि छोटे छोटे कॉलोनियों के अंदर छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर G+2 का निर्माण कर रहे हैं, वो ना तो बेटरमेंट लेवी जमा करा रहे, ना वो अप्रूवल फीस जमा करा रहे, ना वो फायर के प्रोविजंस की पूर्ति कर रहे, ना वो वाटर हार्वेस्टिंग लगा रहे हैं, और सरकार उनको लगातार पिछले 15 साल से 20 साल से संरक्षण देती जा रही है। तो शहर का नाश जो लोग कर रहे हैं उसकी कॉस्ट, उस चीज को हम क्रेडाई के मेंबर्स जो ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना काम करते हैं, अपने हर प्रोजेक्ट पे करोड़ों रुपए सरकार को, स्थानीय निकाय को जमा कराते हैं। आदरणीय भाई साहब ने जब बात करी 40% टैक्स की, तो मैं आपको एक चीज और रेखांकित करना चाहूंगा कि जो मटेरियल हम परचेज करते हैं उसके ऊपर हम बहुत बड़ी मात्रा में जीएसटी भी पे करते हैं, तो वो भी टैक्स हम लोग देते हैं। अगर ये उद्योग क्रियाशील रहेगा, अगर ये उद्योग आगे बढ़ेगा, तभी नेशनल जीडीपी को हम डबल डिजिट में ले जाने की बात कर सकते हैं। माननीय मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, वो केवल और केवल कृषि और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के सहारे ही संभव हो सकता है। तो आपके मंच के माध्यम से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी पॉलिसी बनती है नगरीय विभाग की, हमारी परंपरा रही है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आज तक अपने कार्यकाल के अंदर जितने भी निर्णय लिए हैं उसके अंदर सभी लोगों को समाहित करते हुए, समावेश करते हुए अपनी बात को रखने का अवसर दिया है और उसी हिसाब से नीति को लागू किया है। तो आपके मंच के माध्यम से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा कि राज्य सरकार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो राजस्थान को, उनके सपनों का आपनों अग्रणी राजस्थान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को साथ के अंदर बैठाएं और ये जो नई टाउनशिप पॉलिसी और जो नए बिल्डिंग बायलॉज का प्रारूप है उस पर हमारे से चर्चा करें। हम सकारात्मक सुझाव देंगे, हम नकारात्मक सुझाव नहीं देते। हम हमेशा हमारे शहर का, हमारे राज्य का भला चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, हमारे राज्य में रोजगार के अवसर आएंगे, तभी हमारा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। और इसी वजह से मैं ये इस बात को रिट्रेट करना चाहता हूं कि बेटरमेंट लेवी की प्रथा को बंद कर देना चाहिए, एफएआर को रेगुलेट करना चाहिए, लैंड प्राइसेस का स्पेकुलेशन रोकना चाहिए। धीरे धीरे आने वाले समय में ये हो रहा है कि एक आम आदमी के लिए जयपुर जैसे शहर में मकान लेना असंभव होता जाएगा। बिल्कुल, ये तो नजर भी आ रहा है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को छत मिल सके, लेकिन उसके लिए जो होना चाहिए, मुश्किलें अगर होंगी तो वो भी सोचने पर मजबूर होगा कि हम ले तो ले कैसे। और इसलिए हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, और खासतौर से जिस तरह से आपने कहा अभी कि चर्चा करने के बाद, क्योंकि ये टाउनशिप बनाने का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि बेहतर करने के लिए, और बेहतर करने के लिए सबका साथ होना भी जरूरी है। अहम बात आपने अनुराग जी की। राजेंद्र जी, और आपकी शुरुआत में जो बात की थी वो मैं अनुराग भैया पे आऊंगा, क्योंकि श्वेता ने भी मुझसे ये पूछा था कि हर बार क्रेडे का रिप्रेजेंटेशन होता है। अनुराग भैया, आप इतने सालों तक अध्यक्ष रहे हैं, इस बार क्यों नहीं रहा क्रेडे का रिप्रेजेंटेशन? नहीं, मैं इसको ऐसे लेना चाहिए इस बात को कि टाउनशिप पॉलिसी का जो प्रारूप है उसको सार्वजनिक राज्य सरकार ने किया है, सभी से ऑब्जेक्शन सजेशन मांगे हैं। निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि जब पॉलिसी का ड्राफ्ट बनता है, पहले जब बना करता था तो क्रेडाई को स्पेशल इनवाइट किया जाता था और 2 लोग 3 लोग क्रेडाई की तरफ से जाते थे, रिप्रेजेंटेशंस देते थे।
तो कहीं ना कहीं ये कमी रही होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चीज़ें छूटती गई हों, लेकिन अभी भी समय है। और आपके माध्यम से हम यही बात कहना चाहते हैं कि जो टाउनशिप पॉलिसी को मैंने पढ़ा है वो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा बहुत अग्रगामी है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि उसमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप की भी बात की गई है, ग्लोबल एफएआर की भी बात की गई है, जोनिंग की भी बात की गई है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है। थोड़ी बहुत कमियां हैं उसके अंदर, और उन कमियों को अगर हम दूर कर लें, थोड़ा सा एक माइंडसेट और परसेप्शन की बात होती है। माइंडसेट और परसेप्शन ये रखा जाना चाहिए कि ये जो डेवलपर्स हैं ये राज्य सरकार के, जैसे भाई साहब ने कहा, कि पूरक हैं, और दीज आर द ग्रोथ इंजन्स, ये विकास को आगे ले जाने वाले हैं। इस परसेप्शन के साथ अगर गवर्नमेंट हमारे साथ बैठेगी तो हम वास्तव में सकारात्मक बात कर सकते हैं। लेकिन इसी मंच के माध्यम से मैं सरकार को पुनः आगाह करना चाहूंगा कि आपने टाउनशिप पॉलिसी के अंदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भी रजिस्ट्रेशन करने की छूट दे दी है। ये बहुत बड़ा हम ब्लंडर करने जा रहे हैं। इस राज्य के अंदर न जाने कितने बरकत नगर खड़े हो जाएंगे, आप और हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कानून के अंदर लूपहोल हैं उसको हमारा ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर कभी यूज नहीं करता, क्योंकि हम कॉर्पोरेट वर्किंग के अंदर बिलीव करते हैं। आज हम 3-3 पीढ़ी से रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग फास्ट मनी के लिए आते हैं, जो रियल एस्टेट के अंदर सिर्फ स्पेकुलेटिव मार्केट को फायदा लेते हैं, वो उन लूपहोल्स का फायदा लेंगे। 500 गज तक का जो प्लॉट की बात करते हैं, ये विशेषाधिकार तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आम आदमियों को लाभ पहुंचाने के लिए दिया था। अब उसका दुरुपयोग क्या हो रहा है? आप छोटे छोटे कॉलोनियों के अंदर, छोटे छोटे मकानों में आप जाके देख लीजिए, लोगों ने छोटे छोटे फ्लैट बना दिए हैं। ना फायर फाइटिंग है, ना तार झूल रहे हैं, ना पार्किंग है, ना वाटर हार्वेस्टिंग है। तो क्या हुआ कि हमने कानून बनाया सुविधा के लिए, पर उसका दुरुपयोग हो रहा है। अब रेरा हमारे यहाँ पे है, एक अच्छी अपने आप के अंदर एक बॉडी है, उसके ऊपर एक बॉडी और बैठाना, ये टाउनशिप पॉलिसी के अंदर दिया हुआ है, वो गलत है, क्योंकि रेरा अपने आप के अंदर सक्षम है। रेरा के अंदर हमारे को प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड कराना है, तो हम किसकी बात मानेंगे? रेरा की बात मानेंगे या स्टेट लेवल नोडल एजेंसी की बात मानेंगे? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको कि टाउनशिप पॉलिसी के अंदर देखा जाना बहुत आवश्यक है। 2.5% प्लॉट एरियाज हमारे को हमारे मोर्गेज करने पड़ेंगे, कतई प्रॉफिटेबल नहीं होगा। सारे डेवलपर अपने आप में सक्षम है, दूसरे राज्य के अंदर जाके निवेश कर सकते हैं, वहां व्यापार कर सकते हैं, लुक्रेटिव पॉलिसीज है। छत्तीसगढ़ के अंदर हमने नया रायपुर का विकास देखा है, आप लोगों को भी देखना चाहिए। सरकार ने उसको नरिश किया है, जैसा कि अजय जी ने बताया, विनोद जी ने बताया कि आपने जोन आइडेंटिफाई किया, उस जोन के अंदर आपने क्रिकेट स्टेडियम भी बना दिया, आपने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल भी बना दिया, आपने वहां पर हवाई अड्डा भी बना दिया। तो ये उसको नरिश करने के लिए अगर आप कोई जोन बना रहे हैं और वहां डेवलपर्स को इन्वाइट कर रहे हैं, आफ्टर लेइंग द कंप्लीट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट हैपनिंग थिंग। हमारे को 45 लाख मकानों की जरूरत है आने वाले समय में, सिर्फ 5 साल के अंदर, और टारगेट्स बहुत ज्यादा हैं। हमारे को इसको अचीव करना है। उसको अचीव करने के लिए पॉलिसीज हमारे को अच्छी बनानी पड़ेगी, प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, और प्राइवेट डेवलपर्स को लाके आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको प्रमोट करना पड़ेगा। एक ठीक है, लेकिन आसिफ, ये ऐसा क्यों नहीं है? कहीं पर बहुत ज्यादा छूट, कहीं पर बिल्डर्स की, या सरकार की उम्मीदें इनसे बहुत ज्यादा है? क्या ये वजह भी मान सकते हैं? देखिए, सरकार की उम्मीदें जो मैंने देखा है हमेशा से, सरकार की बात नहीं करूंगा, सबकी उम्मीदें हमेशा बिल्डर से ज़्यादा होती है, क्योंकि एक बड़ा सेक्टर है और सारा जो कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा जनरेशन यहाँ से किया जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको रोज़गार मिलेगा, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा व्यवस्थाएं मिलेंगी। और मैं ये भी 100% कहना चाहूँगा कि हमारा राजस्थान का जो रियल एस्टेट बाज़ार है, और भी रियल एस्टेट बाज़ार देखे हैं, और भी कई NCR मैंने कवरेजेस किए हैं, यहाँ का बहुत बेहतर है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बेहतर है। सब मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं, सब एक साथ इस तरीके से काम करते हैं ना, यहाँ पर हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। और वक्त वक्त पे देखा भी गया है कि सरकार ने हमेशा क्रेडे की बात सुनी है, हमेशा, क्योंकि क्रेडे के जितने भी मेंबर्स हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, वो जब भी कोई बात कहते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, समझ में आता है और सुनती है। और इसीलिए श्वेता कहूँगा मैं, क्योंकि क्रेडे राजस्थान जिस तरीके का रियल एस्टेट मार्केट बाजार दे रहा है राजस्थान की जनता को, बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ की जनता भी इसीलिए यहाँ पर वैरायटी ऑफ रियल एस्टेट मार्केट देख पा रही है। विजन बहुत अच्छा है। अभी जिस तरीके से अनुराग भैया ने बोला कि 3rd जनरेशन है, अभी 4th जनरेशन भी आ गई है, 5th जनरेशन भी आ गई है, जो रियल एस्टेट देखती आ रही है, करती आ रही है।
दुबई जाते हैं, दुबई का रियल एस्टेट बाजार लेकर आते हैं, मलेशिया जाते हैं, वहाँ का रियल एस्टेट बाजार लेकर आते हैं, यूएस जाते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे वैरायटीज आपको दिख रही है और बहुत हेल्दी कंपटीशन में बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा है। अनुराग जी, एक अहम सवाल, क्योंकि वैसे तो हमने हर पॉइंट्स पे बात की है, लेकिन क्योंकि न्यू टाउनशिप पॉलिसी है, चर्चा की नहीं गई, लेकर आए हैं बहुत सारे दिक्कत, लेकिन इन सब पॉइंट्स पे जो बदलाव किए गए या फिर जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए बिल्डर्स के ऊपर, कोई दो ऐसे पॉइंट जो आपको लगता है कि इस पॉलिसी में उसे बदलना चाहिए? देखिए, बदलने की बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं दो पॉइंट आपको ऐसे बता सकता हूं जिनके वहां होने से ये इतनी फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी अनवायबल हो जाएगी। एक तो जहां हम बात मैंने आपको सोसाइटीज की करी, हाउसिंग सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसको कर्व कर देना चाहिए, एक कट ऑफ लिमिट देके कि अब जेडीए कोई हाउसिंग सोसाइटी को एंटरटेन नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर डेट हो जानी चाहिए। सेकंड चीज कि आपको इकोनॉमिकली वायबल प्रपोजिशन किसी भी डेवलपर के लिए टाउनशिप बनाना कैसे हो, इस विषय को लेके ही पॉलिसी का परसेप्शन लेके आना चाहिए। आप 12.5% प्लॉट उसके मोर्गेज रख रहे हैं, इंटरनल डेवलपमेंट सारा वो कर रहा है, किस लिए हम 12.5% प्लॉट मोर्गेज करें? क्या रीजन हम 12.5% मॉर्गेज करें? हमने राज्य सरकार से जमीन नहीं खरीदी, हमने अपने पैसों से जमीन खरीदी है, हमने उसकी रजिस्ट्री कराई है, हमने उसका नियमन कराया, हमने उसका लेआउट प्लान अप्रूव कराया है, हमने उसका रेरा नंबर लिया है, हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, हम उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं और रेरा के मार्फत से हम उसके कस्टमरों के प्रति जवाबदेह हैं और हमारी क्रेडिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमारे को हमारी टाउनशिप के अंदर वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट करना है, तो हम हमारे 12.5% प्लॉट्स को क्यों मॉर्गेज करें? 12.5% का मतलब ये होता है कि हम हमारी सारी प्रॉफिटेबिलिटी राज्य सरकार के पास में गिरवी रख चुके हैं। तो अगर आप ये बात करेंगे तो कोई भी डेवलपर अपने लिए या अपने कंपनी के लिए टाउनशिप राजस्थान के अंदर लेकर नहीं आएगा। ये बिल्कुल मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं इस बात को कि आपको इकोनॉमिकली वायबल एंड फिजिबल प्रपोजिशन के साथ के अंदर टाउनशिप पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य हमारे सामने बहुत बड़ा है। हमारे सामने लक्ष्य जो मकानों का है, हमारे पास कोई सर्वे नहीं है, लेकिन क्रेडाई ने आज के 4 साल पहले एक सर्वे कराया था, अकेले जयपुर के अंदर 45 लाख मकानों की दरकार थी 2025 तक। अब आप देख लीजिए कि पूरे राजस्थान के अंदर कितनी होगी। और जब हम ये बात करते हैं कि हम हमारे हर नागरिक को मकान उपलब्ध कराएंगे, तो वो राज्य सरकार अकेले नहीं कर सकती जब तक कि प्राइवेट डेवलपर का एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें नहीं हो। तो आपके माध्यम से पुनः एक बार मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार को, और मैं ये मानता हूं, इस बात को बहुत गंभीरता से मानता हूं कि जो हमारी अभी वर्तमान में राज्य सरकार है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी हैं, वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और वो राज्य के विकास को एक नई गति देना चाहते हैं, राजस्थान को विकास का एक नया मॉडल बनाना चाहते हैं। वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को, कि जहां पर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जमीन की उपलब्धता है, राजस्थान के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो उपलब्ध हैं, उसके अंदर इस सेक्टर का वो अनदेखा करेंगे और निश्चित रूप से स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाएंगे, साथ बैठा के इसको इकोनॉमिकली वायबल पॉलिसी के रूप में लागू करेंगे।